हेलो बच्चों। तो आपको याद हो पिछले वीडियो में हम अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक को डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला इसमें जो क्वेश्चन है वो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो हम पहले तो ये समझें ये निरक्षीय स्थिति होती क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस चित्र में ए बी ये एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, हम कैसे कहेंगे विद्युत द्विध्रुव है? क्योंकि इसके एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, बीच की दूरी 12 है। इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर हमने ये एक रेखा खींची है जो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से होकर गुजर रही है। तो स्वाभाविक है बच्चों, ये जो रेखा मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है ये द्विध्रुव को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो इसे हम अर्धक रेखा या समद्विभाजक रेखा कह सकते हैं। बच्चों इसके साथ साथ ये जो रेखा आपने O से P तक बनाई है ये द्विध्रुव पर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। अरे तो ये तो लंब है। तो अब चूंकि ये एक तो लंब है, नंबर 2 ये अर्धक है, तो इसे हम बोल सकते हैं लंब अर्धक। तो हमसे पूछा जाए बच्चों कि ये क्या है, तो हम कहेंगे द्विध्रुव का लंब अर्धक है। अब इस पर हमने एक बिंदु P माना है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु की इस स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो अब यदि हमसे कहा जाए कि भाई अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वह बिंदु जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित हो। तो बिंदु की इस स्थिति को निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है जिसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव। अब ध्यान से देखिएगा इसके लिए हमने चित्र में दर्शाया क्या वो हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो मैं थ्योरी बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A व B पर क्रमशः प्लस Q व माइनस Q आवेश स्थित है जिनके बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव के लंबवर्धक पर मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु की इस स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ठीक है, ये इतनी थ्योरी लिखने के बाद अब बच्चों जब हम बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने जाएंगे तो अक्षीय स्थिति के अनुसार ही यहां भी कितने आवेश है? 2। तो बिंदु P पर कितने विभव उत्पन्न होंगे? 2, एक V1 और एक V2। V1 प्लस Q आवेश के कारण और V2 माइनस Q आवेश के कारण है। तो प्रक्रिया क्या होगी? पहले हम V1 का मान ज्ञात करेंगे, फिर V2 का मान ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव आएगा जिसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है बच्चों, लेकिन हमने पिछले व्यंजक में भी अक्षीय स्थिति वाले व्यंजक में भी ये पढ़ा है कि जब आप V1 और V2 का मान ज्ञात करते हैं तो V1 के मान के लिए दूरी A से B तक चाहिए होती है और V2 के मान के लिए दूरी B से B तक चाहिए होती है। तो पहले हम ये दो दूरियां ज्ञात करें और उसके बाद अपने व्यंजक को आगे बढ़ाएंगे। तो थ्योरी मैंने अभी आपको बोल के बता दी थी, उसके बाद हम लिखेंगे चित्रानुसार। अब चित्र के अनुसार हमें दो दूरियां ज्ञात करना है बच्चों, एक तो A से कहां तक P तक और एक B से कहां तक P तक। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि इस चित्र में आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई देंगे। एक त्रिभुज है बच्चों त्रिभुज OAP और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज BOP। बच्चों इन दो त्रिभुजों को आप ध्यान से देखेंगे तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा मतलब OA और OB आपस में बराबर है। तो OA बराबर क्या है? OB, क्योंकि दोनों की लंबाई बच्चों कितनी है? L। अब ध्यान से देखिएगा इस त्रिभुज में ये वाला कोण AOP, कोण लिखना आता है ना आपको? AOP और इस त्रिभुज में ये वाला कोण बोले तो कोण BOP। बच्चों ये दोनों ही आप जानते हैं 90 डिग्री के हैं अर्थात ये समकोण है। ठीक है, अब बीच वाली ये जो भुजा OP है बच्चों O से P तक, ये इस त्रिभुज की भी है और इसकी भी है, मतलब दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर होगी। सही, आप देखो इनके नाम में भी दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं? दोनों त्रिभुजों में यहां पर भुजाएं बराबर है, यहां पर कोण बराबर है और यहां पर वापस भुजाएं बराबर है। तो हमने क्या देखा? ये दोनों त्रिभुज जो है इनकी दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण आपस में बराबर है। तो शायद 10th की कोई प्रमेय आपको याद हो जिसको हम अंग्रेजी में SAS और हिंदी में भुजा कोण भुजा प्रमेय कहते थे। भुजा कोण भुजा प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो तो सर्वांग जब समान है जिनके, तो इनके सभी अंग कैसे हैं? समान, अर्थात इनकी सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो इसकी संगत भुजा AB और BP आपस में कैसी होंगी? बराबर। तो ये AP और BP दोनों कैसे हैं? बराबर। अरे
तो इससे तो हमें एक फायदा हो गया, हमें ये दोनों दूरियां अलग अलग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। जो एपी का मान होगा वही किसका मान कहलाएगा, बीपी का। तो हम एक काम करते हैं, एपी का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसी को हम यहाँ पर रख देंगे जो कि दोनों का मान कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। इसमें जो समकोण त्रिभुज है एओपी, इसमें हमें एपी का मान ज्ञात करना है और आप देखेंगे तो ये एपी भुजा इस त्रिभुज का कर्ण है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको ज्ञात कर सकते हैं। मैं साइड में आपको ज्ञात करके बता देता हूं, फिर हम उसको यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कर्ण का वर्ग बोले तो एपी का वर्ग बराबर क्या होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य दो भुजाओं में एक तो कौन है आर और एक कौन है एल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बट मान ये एपी स्क्वायर का है और हमें मान चाहिए बच्चों एपी का, तो यहां से वर्ग हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, आप जानते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालते हैं। तो इधर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा एपी, और इधर अंडर रूट आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मान हो गया बच्चों एपी का, और यही मान किसका कहलाएगा, बीपी का। इसको यहाँ ठोक देते हैं अपन, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या है एल स्क्वायर। तो बच्चों हम सक्षम है कि v1 और v2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब, ठीक है, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। बच्चों उस विद्युत विभव को हमने v1 माना, बराबर क्या होगा, तो सूत्र आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या आएगा q चिन्ह सहित, ठीक है, याद है ना। पर चूंकि चिन्ह काय का है प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। बटे में क्या आएगा अंडर रूट, अंडर रूट मतलब a से b तक की दूरी ये कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे, और इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। बच्चों उस विद्युत विभव को हमने क्या माना, v2, बराबर क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या आएगा q पर चिन्ह सहित, चिन्ह काय का है माइनस, यहाँ लगाएंगे माइनस, बटे में क्या आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसा क्यों, तो दूरी चाहिए b से p तक, और b से p तक की दूरी ये है, तो उसको हमने यहाँ रख दिया। अपनी बात क्या हुई थी कि हमें निकालना है कुल विद्युत विभव या परिणामी विद्युत विभव, और उसके लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब इसके बाद हमें लिखना होगा अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव या कुल विद्युत विभव, ठीक है। तो निकालते हैं उसको, ध्यान से देखिएगा। v बराबर क्या होगा, तो v1 और प्लस क्या होगा v2। बच्चों जोड़ने के लिए चिन्ह काय का लगाते हैं, प्लस का, हमने भी लगाया प्लस का, मतलब हमारी नियत साफ, हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, बाकी इनकी मर्जी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, v1 का मान क्या होगा, तो अभी हमने ज्ञात किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या था q और बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम किसका मान रखने जा रहे हैं, v2 का। लेकिन आपने अभी देखा था कि v2 के मान में चिन्ह माइनस का था, उस माइनस का इस प्लस से गुणा, तो यहाँ चिन्ह काय का हो जाएगा माइनस का, ठीक है बच्चों। अब मान रखते हैं, तो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर q और बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे इसके आगे का माइनस कहां गया, तो उस माइनस का इस प्लस से गुणा हुआ, यहाँ चिन्ह काय का हो गया माइनस का, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है और यहाँ भी है, q यहाँ भी है और यहाँ भी है, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अरे तो ये तो दोनों समान संख्या है, और बीच में चिन्ह काय का, माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, अर्थात v का मान क्या हो जाएगा 0। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं, कभी अध्याय 1 में हमने ये पढ़ा था कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर आता है p और नीचे होता है r की घात 3। ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो इन दोनों पर आधारित आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन सी स्थिति है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती किंतु विद्युत विभव 0 होता है। तो याद रखिएगा वो स्थिति निरक्षीय स्थिति है। तो निरक्षीय स्थिति वो स्थिति होती है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती किंतु विद्युत विभव का मान 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो आज वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।